हमें उसमें चैप्टर जो कवर करना है इस सीरीज में वो करना है सॉलिड स्टेट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मतलब फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ फार्मूले आप ध्यान रखेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है। और एमोर्फस सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, मतलब यहाँ पे जो सिमेट्री होती है ना वो लॉन्ग रेंज में होती है। पर अगर आप एमोर्फस में देखो ना कि भाई यहाँ तक तो सिमेट्री होगी, फिर एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, यहाँ सिमेट्री नहीं होती है किसमें, एमोर्फस में। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं और एमोर्फस कैसा शो करते हैं, आइसोट्रोपिक। जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने जाओगे ना तो यहाँ पे होता है क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आप ये आपने अरेंज कर रखे हैं, तो ये जो आप इनकी प्रॉपर्टी देखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो बदल जाती है। भाई यहाँ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, थोड़ी आगे चल के बदल जाएगा, तो ये चेंज हो जाती है। पर एमोर्फस में ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर्टी कैसी रहती है, सेम रहती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इनका बिल्कुल फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैंने बोला भाई किसी का 70 है तो 70 ही रहेगा, पर ये किसमें एक रेंज में चलता है, भाई 70 से 80 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है या इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक शेप होती है पर एमोर्फस की कोई शेप नहीं होती। जैसे आप इसमें जो रबर है, प्लास्टिक है या फिर जो ग्लास है, ये किस में आते हैं, ये एमोर्फस सॉलिड में आते हैं। और क्रिस्टलाइन को अगर आप कट करते हो ना बच्चों, अगर इनको कट कर देते हो बीच में से तो ये शार्प कट देते हैं। पर एमोर्फस क्या है, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है, क्लीन क्लीवेज नहीं आती है किसमें, एमोर्फस सॉलिड में। फिर आप किस में डिफरेंस करोगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब उसमें यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो SiO2 होता है, एक तो क्वार्ट्ज फॉर्म में होता है, एक SiO2 आपके पास ग्लास फॉर्म में होता है। जो SiO2 ग्लास फॉर्म में होता है ना बच्चों, ये एमोर्फस नेचर का होता है, किसका, एमोर्फस का। और जो SiO2 क्वार्ट्ज फॉर्म में होता है, ये आपका कौन सा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप इसको बोलते हो। कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या देख रहे हो, टाइप देख रहे हो, कौन कौन सा होता है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, एक आयनिक सॉलिड होता है, एक मेटालिक और एक कोवेलेंट। ठीक है, ये दो तो आप बॉन्ड से ही देख लो कि एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो दो तो सॉलिड ये हो गए। एक आपके पास कौन सा बॉन्ड हम मानते हैं, मेटालिक बॉन्ड, तो तीसरा टाइप ये हो गया। और बच क्या गए आपके पास, मॉलिक्यूल सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है बच्चों, तीन तरीके के वो खुद होते हैं कि वो बॉन्डिंग की वजह से, कि एक तो होते हैं नॉन पोलर, फिर होते पोलर, एक ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और इनमें फोर्सेस कैसी होती है, डिस्पर्स फोर्सेस या लंडन फोर्सेस इनमें होती हैं। पोलर में अगर आप करो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में आप बात करो तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे आर्गन की बात करो, CCl4 की बात करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में, मॉलिक्यूलर वाले में क्या आ जाएगा, जैसे पानी है। ठीक है, और पोलर वाले में मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा हो जाएगा, जैसे HCl है या SO2 है। इनका ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स हो जाती है वो कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबका क्या होता है, लो, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये सारा कंसेप्ट है। और सेम आप एक क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट में कि शुगर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, क्योंकि वहां पे क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात है आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में क्या होंगे, सारे आयंस होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप बोलते हो या फिर कोलम्बिक फोर्स आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल क्या होंगे, जो आयनिक कंपाउंड है, NaCl है, MgO है, ZnS है, ये सारे। और ये क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, पर कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जो टुकड़ों में टूट जाता है। और कैसे होंगे, सॉलिड फॉर्म में, तो कैसे होते हैं बच्चे, NaCl जो होगा सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर होता है, पर जैसे आप उसको पानी में डिसोल्व कर देते हो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है एक्वस फॉर्म में। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। अगर आप मेटेलिक सॉलिड की बात करो तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको मिलेंगे। जैसे मेटल है, इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो मेटल पॉजिटिव फॉर्म में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इनके घूमते हुए मिलेंगे। जैसे आपने 11th क्लास में इसको कर्नल फॉर्म में पढ़ा था, या कर्नल कई इसको बोलते हैं। अच्छा, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जैसे आयरन है, कॉपर है, ये इसका एग्जांपल रहेगा क्योंकि मेटेलिक सॉलिड तो है ही।
अब ये क्या है कि भाई एक कंडक्टर होते हैं, मेटल तो सबको पता है कंडक्टर होते हैं अपनी सॉलिड स्टेट में भी और अपनी मोल्टन स्टेट में भी, और इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ये तो पता ही है हमें, मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। फिर अगर कोवेलेंट की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क बनता है। जैसे अगर आप कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स की अगर बात करते हो, ठीक है ना, तो वहां पे ये जाइंट्स मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। लगता तो हमें ये है कि भाई जो मेटेलिक सॉलिड है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, पर कोवेलेंट वालों का बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो कि किस नेचर का है, ये कंडक्टर होता है और सारे यहाँ पे इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्वार्ट्स है, ठीक है ना, या डायमंड हो गया, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके कोवेलेंट सॉलिड में आ जाते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई आपको। फिर हमें यहाँ पे अब जो टाइप ऑफ सेल्स जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा कि कैसी कैसी हमारे पास यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है ये बहुत अच्छे से आप रटो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, उसी को ट्राइगोनल बोला जाता है। रोम्बोहेड्रल को ही क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल। फिर आपके पास मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये दो होती है। अब ध्यान से सुनो, जो क्यूबिक होती है वो सबसे सिमेट्रिकल होती है बच्चों। क्या होती है, सबसे सिमेट्रिकल, मतलब उसमें अगर आप एच लेंथ जो डिस्टेंस देखते हो, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, और एंगल भी सारे क्या होते हैं, 90 के होते हैं। और सबसे एसिमेट्रिक जो होती है वो होती है ट्राइक्लिनिक, मतलब उसमें ना तो एंगल आपस में बराबर होते, ना ही जो मतलब लेंथ जो होती है ना तो वो बराबर होती, ना ही एंगल बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, K2Cr2O7, या फिर जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है वो, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है। तो एक तो सिमेट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए, एक एसिमेट्रिक आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे एक पूरी अपनी ट्रिक बना लो कि जैसे आपको मतलब एक किस्म से ध्यान हो जाए। और कुछ जैसे क्यूबिक का तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सबसे सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक सबसे ज्यादा कौन है, ट्राइक्लिनिक है। अब यहाँ पे एक आपको हेक्सागन का ध्यान रखना है। हेक्सागन हम सबको पता है हेक्सागन कैसे दिखाई पड़ता है, कुछ आप ऐसे ही शेप बनाते हो ना वैसे, तो फिर आप इनको नीचे भी एक ऐसे ही हेक्सागन 3D उसमें जैसे यहीं पे दिखा देते हैं, ये रहा हेक्सागन, ऐसे है ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल होता है बच्चों 120 का। क्या होता है, यहाँ एक एंगल 120 का होता है, मतलब दो एंगल तो अल्फा और बीटा तो होते हैं 90 के, पर जो गामा होता है वो कितने का होता है, 120 का। और जो लेंथ होती है, दो लेंथ तो आपस में क्या होती है, बराबर, पर तीसरी दोनों के बराबर नहीं होती, तीसरी अलग होती है। हेक्सागन भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से आप बहुत फेमिलियर हैं। हेक्सागन आप सब जानते हैं कि एक एंगल यहाँ पे 120 का होता है, और दो लेंथ यहाँ बराबर होंगी, एक बराबर नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी, जितना समझ सकते हो उतना समझो, फिर बाद में तो कुछ तो रट्टा मार के हमें याद करना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनाओगे, जैसे ये सी है ना, ये क्यूबिक है, फिर उसका इनिशियल लो यहाँ पे टेट्रागोनल का टी, तो सी टी शहर हम बोलते हैं, ठीक है, सी टी। और यहाँ पे ये ऑर्थोरोम्बिक का क्या लोगे, ओ, और हेक्सागोनल का क्या लोगे, एच। हम बोलते हैं ना भाई कोई सिटी में मान लीजिए जा रहा है तो हम उसको अच्छा भाई ओ, आप किस में जाके हैं, सिटी में, तो सी टी, ये अपना क्या हो गया, क्यूबिक, ये हो गया टेट्रागोनल, ओ हो गया ऑर्थोरोम्बिक, एच हो गया यहाँ पे आपके पास हेक्सागन, ठीक है। फिर ये ओ, ये अपना क्या हो गया, सी टी ओ, ठीक है। फिर क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल ये एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइगोनल भी इसी को बोला जाता है। तो देखो फिर इसका क्या बनाना, आर और एम, इसको राम बोल सकते हैं। सी टी ओ मतलब राम जा रहा है कहाँ पे, अपना सिटी में गया है, सी टी ओ राम, और फिर यहाँ पे क्या है, फिर हमने उसको टाटा कर दी, टाटा टी, टी आ गया, जिसको ट्राई क्लिनिक है, सबसे सिमेट्रिक सबसे एसिमेट्रिक। फिर ये सी टी ओ राम, ठीक है, ऐसे कुछ ध्यान रखोगे। फिर हमें इनकी ये एंगल और ये भी तो ध्यान रखने हैं। वो देखो क्यूबिक का तो सबको पता लग गया होगा भाई, सारी चीजें इनकी बराबर होती हैं। फिर टेट्रागोनल की बात करते हैं, ये देखो एंगल देखो एक बारी, इन पहले तीन के सबके एंगल क्या है, सबके बराबर है, अल्फा बीटा गामा सब क्या है, 90 डिग्री के हैं, अल्फा बीटा गामा सब क्या है, 90 के। हेक्सागन का आपको ध्यान ही हो गया, याद हो गया कि नहीं, अल्फा बीटा तो 90 के हैं, पर जो गामा होगा वो 120 का हो गया, दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर आपको भाई नेक्स्ट सोचना है कि भाई अल्फा बीटा गामा, पर वो 90 के नहीं है, बराबर तो है आपस में, पर वो 90 के नहीं है, ऐसा किसमें है, रोम्बोहेड्रल में है।
ठीक है। और जो भी है मतलब इसकी बनाओगे जैसे रट से बना सकते हो, भाई एक ही चीज है, हम रटते हैं ना किसी चीज को, तो आर टी की रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल बोलते हैं, टेट्रागोनल में ऐड मत कर देना उसको, ठीक है। तो पहले हम क्या बोल रहे थे, तीनों का एंगल क्या है, सेम है, हेक्सागोनल का आपको ध्यान हो गया, ठीक है। फिर आपको किसका ध्यान रखना है, ये रोम्बोहेड्रल का, कि भाई एंगल बराबर तो है पर 90 के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक का आपको पता ही है कि कुछ भी सेम नहीं होता। आपको फिर किस चीज का ध्यान रखना है, मोनोक्लिनिक का। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा अल्फा और गामा 90 के होते हैं, पर बीटा जो होता है वो 90 का नहीं होता है। मोनोक्लिनिक में जो बीटा होता है वो 90 का नहीं होता, अल्फा और गामा क्या होते हैं, 90 के होते हैं। फिर आप इसमें ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे क्या करना, पहले यहाँ तो तीनों क्या थी भाई, सेम, मतलब अल्फा बीटा गामा 90 के थे। लेंथ में क्या है, क्यूबिक का हमें पता ही है कि भाई सेम होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, ये बराबर है। फिर क्या करोगे, एक पे काटा मार दोगे, भाई अगला इसके बराबर नहीं होगा। फिर क्या करोगे, दोनों पे काटा मार दोगे। पहले क्या किया भाई, बराबर थे, फिर क्या करोगे कि आपने एक पे कट कर दिया, फिर अगले पे क्या करोगे, दोनों पे कट कर दोगे, ठीक है ना, दोनों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर हेक्सागन की तो मैंने बताई दी, आपको ध्यान रखना है। फिर या फिर सोच सकते हो कि भाई एक पे कट लगाना है, फिर अगले पे किसी पे भी नहीं लगाना, वहां पे सब सेम होता है, सब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कैसे भी करके आपको ध्यान रखना है। ट्राइक्लिनिक आपको पता ही है, और मोनोक्लिनिक में भी क्या है भाई, ये सेम चीज रहेगी इसकी, इसमें भी जो आपस में जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आपको यहाँ से कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर हम जो सिंपल क्यूबिक है वहां पे जो एक सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेल है जिसको आप प्रिमिटिव सेल या क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेल बोल रहे हो, तो आपको ये पता है कि अगर एक आप क्यूब मानते हो, अगर आप एक क्यूब मान रहे हो तो उसमें कितने हैं, 8 कॉर्नर है यहाँ पे। पर सिर्फ एक क्यूब को, क्योंकि इसके साथ भाई यहाँ पे भी एक क्यूब हो सकता है, जैसे आप इस क्यूब को मान रहे हो तो इसके बगल में भी एक क्यूब है, इसके पीछे भी एक क्यूब है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। तो ऑल ओवर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक जो क्यूब है उसमें कॉर्नर पे रखने के बाद उस जो क्यूबिक है, एक जो क्यूब है उसको कितना एटम मिला है, ठीक है, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, कि कितने नंबर ऑफ एटम उसको मिले हैं। तो अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे सिर्फ कॉर्नर पे एटम रखा जाता है, किस पे, कॉर्नर पे रखा जाता है, और टोटल एटम कितना हो जाता है वहां पे, देखो वहां लिखा जाता है 1/8, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो मिलता सिर्फ कितना है, एक ही। 1/8 पता है क्यों लिखा है, क्योंकि वो 8 जगह से शेयर होगा, 1/8 हिस्सा मिलेगा सबको, क्या मिलेगा, 1/8। और ये क्या है भाई, 8 ही कॉर्नर है, तो टोटल कितना हो गया, एक। या फिर आप सीधा याद करो, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एक होता है जेड इफेक्टिव, ठीक है। फिर आपको बीसीसी में पता होना चाहिए, बीसीसी क्या होता है कि भाई, बीसीसी होता है कि कॉर्नर पे भी एटम रखा जाए, क्या रखा जाए, कॉर्नर पे भी, और आपका जो बॉडी, जो मान लीजिए आप रूम जिसमें बैठे हो वहां पे सेंटर में एक एटम रख दिया जाए, उसको बोलते, कॉर्नर पे तो रखे ही, और बॉडी पे भी रख दिया जाए बिल्कुल रूम के बीचों बीच, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। वहां पे टोटल एटम कितने होते हैं, 2, क्योंकि एक तो टोटल आया जो 8 कॉर्नर है उसकी वजह से, और जो बीच में, अगर रूम के बीच में अगर एटम रख दिया जाता है तो वो किसी से शेयर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बीच में ही है, तो सारा का सारा रूम में हो जाएगा। तो कितने एटम हो जाएंगे बीसीसी में, 2 हो जाएंगे। अगर आप एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉर्नर पे रहेगा, और जितने भी, मान लीजिए आप ये क्यूब मान रहे हैं तो ये होता है फेस, ये जो आप पूरा मान लीजिए ऐसे एक दीवार बना रहे हैं उसके बीचों बीच जो एटम रखा जाता है। और एफसीसी में वो कितने से शेयर करता है, हाफ का शेयर होता है बच्चों, क्योंकि इससे के पीछे एक दीवार और हो सकती है, और तो कहीं शेयर नहीं करेगा, और तो कहीं शेयर नहीं कर सकता, तो हाफ की शेयरिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, मतलब जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है। सिंपल क्यूबिक में कितना था, 1 था। बॉडी सेंटर में कितना था आपके पास, वहां पे 2 था। इतनी चीज आपको ध्यान आ गई है, समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल क्यूबिक है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होता है, किसमें, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अगर बीसीसी में बात की जाए तो 8 होता है, और एफसीसी में बात की जाए तो यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। देखो सिंपल है भाई, यहाँ से 6 की बात है। अगर आप बॉडी की बात करें, बॉडी को क्या हम बोलते हैं, गोल मटोल है, तो यहाँ पे 8 हो गया, और एफसीसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। फिर आपको क्या है, रिलेशन ध्यान रखना है, किस चीज का,
आपको एक तो पता होना चाहिए रेडियस का और एज लेंथ का। एज लेंथ क्या होती है, मान लीजिए जो रूम है ना, उसकी ये पूरी दीवार है, ये जो दीवार है एक कॉर्नर से दूसरे तक, ये जो डिस्टेंस होता है इसको एज लेंथ बोला जाता है। तो रेडियस और एज लेंथ का आपको रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक का अगर लिखें तो यहाँ पे रिलेशन होता है 2r इज इक्वल टू ए। क्या होता है, 2r इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। फिर अगर आप बीसीसी की बात करते हैं, किसकी, बीसीसी की, तो वो होता है 2r इज इक्वल टू रूट 3 ए बाय में 2। क्या है, रूट 3 ए बाय में 2। और अगर आप एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी में हो जाता है 2r तो सारी जगह लिख रहे हैं, 2r तो सारी जगह लिख रहे हैं, तो 2r इज इक्वल टू रूट 2 ए बाय में 2 इसको लिखा जाता है। देखो कैसे ध्यान रखोगे, मुझे इस 3 में और 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो सबको याद रहता है। बॉडी मतलब कंप्लीट, आप अगर बॉडी देखोगे तो बॉडी बड़ी होती है। फेस क्या होता है, एक नॉर्मल सी एक हिस्सा है हमारी सिर्फ बॉडी का, तो वहां पे 3 आ रहा है, वहां नंबर बड़ा आ रहा है, और फेस वाले में नंबर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक चीज और आपको समझा देते हैं यहाँ पे, जो पैकिंग एफिशिएंसी जिसको आप बोलते हो, या फिर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की बात करोगे कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक तो देखो ये वन डायमेंशनल है कि भाई एक लाइन में आपने क्या लगा दिए, एटम लगा दिए, ठीक है। तो एक के बगल में कितने एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये तो एक क्या हो गई, लीनियर चीज हो गई। और अगर आप 2D में पैक करते हैं, मान लीजिए आपने ये एटम ऐसे लगा दिए, ठीक है ना, एक लेयर के ऊपर एक लेयर लगा दी, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे जो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। ये दिखा रखा है कि भाई एक एटम के सराउंडिंग में कितने हैं, 4 एटम है। और ये भी देखो, एक लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D वाली, HCP। कौन सी है ये, 2D वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और यहाँ पे अगर आप किसकी बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ पे देखो 2, ये 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, स्क्वायर वाली में 4 होता है, ठीक है। ये तो वैसे ही हेक्सा हेक्सा है ना, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और स्क्वायर वाला कितना बोलते हैं हम, 4 होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसका जो जेड इफेक्टिव होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, वो 1 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D में जो जेड इफेक्टिव होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। और इसकी आप पैकिंग एफिशिएंसी देखें, किसकी, स्क्वायर प्लेनर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसकी होती है 78.5। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप कहीं और बहुत याद करके कंफ्यूज हो, पर वैसे बता देते हैं क्योंकि क्योंकि पूछा तो कुछ भी जा सकता है ना, इसी वजह से। फिर अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, हम HCP की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, मतलब जो जेड इफेक्टिव होता है वो 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना है, 3 है। और यहाँ की पैकिंग एफिशिएंसी 91 होती है, इसकी कितनी है, 78 थी, यहाँ पे 91 थी। मतलब HCP जो है वो ज्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग है कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग के। ये किसमें, 2D की बात चल रही है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता ही दिया कि ये कितना है, इसका यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गई ना आपको। फिर हम अगर किसकी बात करें, हेक्सागोनल की, अगर हम किसकी 3D में बात करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर 3D में बात की जाए, तो यहाँ पे 74% होती है बच्चों, जो क्या होती है आपके पास, क्लोज पैकिंग 3D में, ठीक है, 3D में। और अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3D में तो वो 12 होगा। यहाँ पे 6 था, पर 3D अगर अरेंज किया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ध्यान रखना है तो रख लेना, और नहीं तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आप CCP जरूर ध्यान रखेंगे, क्या है CCP। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है, या फिर आप इसको FCC भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, FCC। इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, इसका जेड इफेक्टिव होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। FCC में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, कितना होता है, 12। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे होती है 74%, ठीक है। तो ये चीज आप कुछ ध्यान रखने वाले हैं। फिर आपको पता होना चाहिए वर्ड्स के बारे में। ये एक और अभी कुछ बातें लिखेंगे, वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो अभी लिख देते हैं, बाद में तो भूल जाएंगे शायद। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल में, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल वाले में होती है 52.4%।
और अगर बॉडी सेंटर की बात की जाए बच्चों, बॉडी सेंटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऊपर वाली ध्यान रखना मत रखना, वो आपकी मर्जी है। बॉडी सेंटर वाले में यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। फिर देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, बॉडी क्या होती है, गोल मटोल, 8 आएगा 68%। अगर एफसीसी की बात की जाए, अभी बताया कितनी होती है, 74%। ठीक है, फेस को हम ऐसे ध्यान रखो 24 मतलब 24 घंटे हम अच्छा दिखना चाहते हैं ना, फेस को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि कई बार वो 78 लिख देता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 78 था, 72 था, 74 था, कितना था। तो आप ध्यान रखेंगे, फेस है 24 घंटे अच्छा दिखना चाहते हैं, तो ये 74 यहाँ पे इसकी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। फिर आपसे वॉइड भी पूछ लिया जाता है कई बार, वॉइड का परसेंटेज कितना है। वॉइड होता है खाली जगह, क्या होती है, खाली जगह। देखो ये अगर भरी हुई जगह है तो खाली जगह नहीं निकाल सकते, 100 में से इसको माइनस कर देना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 47 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ये वॉइड की जगह है। ये तो पैकिंग है भाई, जितना हमने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, जो बच गया वो वॉइड की जगह है, वॉइड परसेंटेज है। तो क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत करके आओगे। जो आर वाला है रिलेशन, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ये वाला रिलेशन जो है वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ड्स की। एक होता है ट्राइगोनल वर्ड्स, वो बनता है बच्चों, कुछ यहाँ बनाए रखा होगा, नहीं बना रखा तो अभी बना लेते हैं। देखो ऐसे मान लीजिए दो एटम रखे गए, एक यहाँ पे, तो ये जो बीच में वर्ड क्रिएट होता है ना, ऊपर एटम नहीं रखा, मैंने सिर्फ ये चीज बनाई है। अगर ये आपको ये जो बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वर्ड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। ठीक है ना, और ये बनता है एचसीपी में। ठीक है ना, किसमें बनता है, एचसीपी मतलब 2D वाले में बनता है। ठीक है, फिर अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करें, किसकी, टेट्राहेड्रल की बात करें, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई, तीन ये बॉल मान लीजिए ऐसे रखिए, उसके ऊपर एक बॉल रख दी जाए, बीच में जो स्पेस बनेगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनने वाला है भाई, 6 बॉल ऐसी रखी जाए। ठीक है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो अभी डाटा याद करना वो अभी बताते हैं। देखो क्या है आपको कि मान लीजिए आपके पास एफसीसी है बच्चों, क्या है एफसीसी, तो इसमें नंबर ऑफ मतलब जेड इफेक्टिव अपने पास क्या है, 4 है। तो जितना यहाँ पे z इफेक्टिव होता है, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं, मतलब 4। और इसका डबल क्या हो जाता है, इसका डबल हो जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड, मतलब 8 यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। बात समझ में आ गई। अगर जितना z इफेक्टिव है उसका उतना ही नंबर तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है, और उसका डबल जो हो जाता है वो कौन हो जाता है, टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम है उतना ही आपके पास क्या होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल, और 2n कर दोगे तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सुनो, ध्यान से समझना। ठीक है, कार खोलिए, खोलिए, बहुत अच्छी बात है। वो आपको बोलेगा कि भाई एक ए एटम है, कोई क्या है, एक ए एटम है, वो एचसीपी में है, किसमें है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। जेड इफेक्टिव होता है बच्चों 6, हेक्सागोनल आते ही 6 दिमाग में आ जाना चाहिए, भाई हेक्सागोन है 6, यहाँ पे क्या होता है, इसका जेड इफेक्टिव होता है। और बी जो प्रेजेंट है, एक तो एटम ए है, एक एटम बी है, जो बी प्रेजेंट है ना, वो 50% ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रहा है, 50% ऑफ किसका, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए किसमें है भाई, ए तो ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, जो मतलब एचसीपी है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या है, 6 है। उतना ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब इतने ही वर्ड बनने चाहिए थे भाई, 6 बनना चाहिए था आपके पास ऑक्टाहेड्रल, पर वो तो 50% ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी जगह को। कितनी कर रहा है, 50% कर रहा है ना, तो इसको हाफ कर दोगे, क्योंकि 50% किया, 100% करता तो 6 ही लिखते। अब कितना है, 50% कर रहा है मतलब 3 लिखते। मतलब ए तो कर रहा है कितना, 6, मतलब कंप्लीट अपनी कर रहा है, और अपना जो बी है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 3। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 और B। बोलो बात समझ में आई, नहीं आई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सिंपल नहीं कर रहे क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे, थोड़ा सा जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, ए है बच्चों आपके पास, एक एटम ए दे रखा है, वो सीसीपी लैटिस में है, सीसीपी मतलब एफसीसी होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ताकि पेपर में ऐसे ही आते हैं और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सीसीपी है, उसी को एफसीसी बोलते हैं। जेड इफेक्टिव कितना है, 4। ए एटम इसको ऑक्यूपाई कर रहा है इस जगह को, और जो बी है ना बच्चों, जो बी है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड में है, 2/3 ऑफ किसका, टेट्राहेड्रल वर्ड में है। ठीक है, वो पूछेगा फॉर्मूला बताओ। ठीक है,
अब ये देखो, हमें इतनी समझ है कि भाई ठीक है, ए वाला तो क्या है भाई 4 है, और हमें ये पता है कि भाई जितना जेड इफेक्टिव होता है ना उसका डबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका ऑक्टाहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो भाई ए तो ठीक है 4 बनेगा, बी कितना कर रहा है 2/3 ऑफ किसका, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लीजिए इसको मुझे सिंपल करना हो तो क्या हम ये कर दें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, या मतलब जैसे एक बार लिख देते हैं भाई ये 4 हो गया, और बी कितना हो गया, ये 8 दूनी 16 और वाई में 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको किया कि भाई इसको किससे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये कट जाएगा, फिर ये रेशो वाला कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कितना बन गया, ये 12 आ गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 12 आ गया, और ये b कितना हो गया 16 हो गया। क्या आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, काट दोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको कट करके ये कितना आ जाएगा A3B4। तो अब कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देने वाला नहीं देने वाला, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, और कोई भी दिक्कतबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है डेंसिटी से। बच्चों क्या है, जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे निकालनी है आपको, डेंसिटी निकालनी है आपको z इंटू में m, और ये एवोगैड्रो नंबर इंटू में आपके पास जो एज लेंथ होती है उसका क्यूब। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एक तो डायरेक्ट आप वैल्यू ध्यान रखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है z, जितना भाई बीसीसी की पूछी, एफसीसी की पूछी, जिसकी भी, तो z जितने भी आपके पास नंबर हैं, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है किससे, उन स्फीयर से, जितनी भी मतलब स्फीयर है आपके पास, वो जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई, और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो कि ए क्यूब है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर क्यूब बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला है। और परसेंटेज निकालनी है इंटू में 100 कर देना, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है z इफेक्टिव, भाई बीसीसी है तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, बीसीसी यहाँ पुट कर दोगे, m यहाँ पे मास होता है, n एवोगैड्रो नंबर है, फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझिए, कई लोग इसको नेगेटिव लगा देते हैं बच्चों, नंबर है तो नेगेटिव मत समझना कि नंबर ऑफ एटम है ना एक मोल में, तो वो नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, फिर लिखने का फायदा ही नहीं था ना अपना। ए क्यूब ये एज लेंथ है, इसको आपको किस में लेना है बच्चों, इसको आप सेंटीमीटर में आप इसको लोगे, किसमें सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जैसे पिकोमीटर में दे रखा है तो आपको सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर एच लेंथ बच्चों आयनिक कंपाउंड की दे रखी हो ना, जैसे NaCl का है, वो आपको Na और Cl के बीच का डिस्टेंस देगा, तो उस डिस्टेंस को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू डिस्टेंस, ऐसे आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसकी एच लेंथ ऐसे निकाली जाती है, ये ध्यान रखोगे। और कोई भी सॉलिड दे रखा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, पर आयनिक में ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या निकाली जाती है, ऐसे निकाली जाती है डेंसिटी। फिर पढ़ने बच्चों हमें डिफेक्ट, 2 तरीके के डिफेक्ट होंगे, एक स्टोकियोमेट्रिक होंगे और एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक होंगे। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि भाई जो एटम की जो रेशियो है वो बनी रहे। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोकियोमेट्रिक बिल्कुल परफेक्टली बनी नहीं, नंबर जैसे है भाई, मान लीजिए ऐसे था A2B6 है, या फिर ये रेशियो फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, और आप ये बेशक इसके मल्टीपल लेते जाओ, भाई यहाँ 4 ले लो, यहाँ 12 ले लो, ऐसे करते जाओ, या बेशक इससे कम करते जाओ, पर रेशियो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक डिफेक्ट होता है आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मतलब कि भाई मान लीजिए ये पूरी एक लैटिस है, उसके बीच में कोई एटम आ जाए तो वो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और वैकेंसी क्या होता है, भाई ये जो एटम थे पूरे के पूरे, इनमें से जैसे यहाँ गायब हो रखा है एटम अपनी जगह से, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। उसमें जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंकल और स्कोट की डिफेक्ट। कौन सा, फ्रेंकल और स्कोट की डिफेक्ट। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो देखेंगे अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये एक लैटिस थी, ठीक है ना, ये एक लैटिस है, और यहाँ से एक एटम उठ के बीच वाली जगह पे आ गया तो डिसलोकेट हुआ ना, इसी वजह से इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब अगर बात की जाए स्कोट के डिफेक्ट की, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट।
जितने कैटायन मिस होंगे ना, मान लीजिए उस जगह से, उतने ही एनायन भी भागेंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए एक लैटिस है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वहां पे भाई ये 4 एटम थे, तो एक यहाँ पे मान लीजिए कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, तो यहाँ से प्रॉपर नंबर, एक अगर कैटायन जाएगा ना निकल के, तो एक एनायन भी जाएगा। ये क्या है? स्कोट के डिफेक्ट। अब देखो, अब इसकी हालत क्या हो गई होगी भाई, ये सिर्फ 2 ही एटम बचे होंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 तो चले गए, एक कैटायन चला गया, एक एनायन चला गया। तो यहाँ पे देखो, अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इसकी हो जाएगी यहाँ से कम हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, स्कोट के डिफेक्ट कौन शो करता है? जिसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किनका? जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो शो करने वाले हैं, और हाई रेडियस रेशियो जिनका होता है वही ये शो करेंगे। जिनका हाई क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है। ये अभी बताएंगे रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो बच्चों कुछ नहीं, कैटायन बाय एनायन, एनायन का रेडियस का रेशियो होता है। कैटायन बाय एनायन के रेडियस का रेशियो कहलाता है अपना रेडियस रेशियो, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज हो गई, और यहाँ पे अब आप यूं देखो, अगर आप फ्रेंकल की बात करो, फ्रेंकल में क्या होता है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे ये इनकी साइड थी, पर ये वाला एटम उठ के यहाँ पे बीच वाली जगह पे आ गया, और ये वाली जगह उसने खाली कर दी। ये वाली जगह उसने क्या कर दी? खाली कर दी। अब वो यहाँ बीच में बैठ गया, ये वाली जगह खाली हो गई। क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। 4 एटम थे, 4 के 4 यहाँ बैठे हैं, कोई यहाँ से गया नहीं है, कोई नहीं गया। अब देखो यहाँ कैसे ध्यान रखोगे, इसका नाम देखो फ्रेंकल। हम बोलते हैं भाई कोई मान ली फ्रैंक हो जाए, ठीक है, तो वो बहुत चिपक जाता है। ये अपनी जगह छोड़ के और इस एटम के पास आके चिपक गया, ठीक है, तो ये क्या? फ्रेंकल। और डिसलोकेट हो गया भाई, अपनी जगह से किसी और के पास गया। तो ऐसे कौन शो करने वाले हैं? एक तो इनकी डेंसिटी सेम रहने वाली, डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। और यहाँ पे कौन इसको शो करता है? जिनका रेडियस रेशियो लो हो, ठीक है ना। हम कहते हैं भाई फ्रेंकल कोई भी, भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लो उसमें आते हैं। हम याद करने के लिए वो कर रहे हैं कि लो कैटेगरी में आते हैं, भाई चिपक जाते हैं किसी, कोई उनका वो है ही नहीं। तो लो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ज्यादा लोग उनसे बात नहीं करते, ऐसे याद रखो। और लो क्या होता है? रेडियस रेशो। और स्कोटकी में क्या था? यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसमें स्कोटकी और फ्रेंकल एक ऐसा मतलब कंपाउंड है जो दोनों शो करता है। एजीबीआर स्कोटकी और फ्रेंकल क्या है? दोनों शो करेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम अगर बात करें, एक होता है आपको एफ सेंटर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नो स्टोक्योमेट्रिक में आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई लेटिस दे रखी है और ये NaCl की है। किसकी है? NaCl की। और बाहर मैंने NaCl को मतलब वेपराइज कर दिया, जला रखा है मैंने NaCl को, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। तो अंदर जो Cl नेगेटिव है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है Na की तरफ। क्या हो जाता है? Na की तरफ, क्योंकि वहां कैटाइंस की क्या है? कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करता है? Cl तो यहाँ से बाहर चला जाता है, उसके बदले में अंदर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इस सेंटर को जहां से एनायन गया है, उसके बदले न्यूट्रल बनाने के लिए लेटिस को इलेक्ट्रॉन आया, इसको एफ सेंटर बोलते हो, जिसकी वजह से कलर आता है, जिसको फेबर सेंटर बोला जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक्सेस एक आप अगर बात करें, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको बोला क्योंकि Cl नेगेटिव बाहर गया, तो एक सोडियम ज्यादा हो गया होगा, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक यहीं पे ही मेटल एक्सेस आप कैसे, या मेटल डेफिशिएंसी, एक्सेस की तो बात हो गई, डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है कि मान लो आपके पास सारे कितने हैं? Fe3 पॉजिटिव की साइड, अभी ऐसे 5-7 यहाँ पे कौन बैठे हैं? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। मैंने क्या किया भाई? Fe3 पॉजिटिव निकाला, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव बिठा दिया है, तो आयरन ही उस साइड पे बिठा दिया, पर क्या ये न्यूट्रल होगा? तो यहाँ पे मेटल की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। इसको आप क्या बोलते हो? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आप बोलते हो, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात की जाए कि जो आपके पास N और P टाइप कंडक्टर होते हैं, N और क्या होते हैं? P टाइप। N तो आप यूं लगा, P वाले होते हैं मान लीजिए कंजूस, इनको याद रखिए क्या होते हैं? कंजूस। और N वाले होते हैं जो थोड़े से मतलब जिनके पास ज्यादा चीजें हैं, धन है, थोड़े से मतलब दे सकते हैं। अब कैसे? मान लीजिए आपके पास 14th ग्रुप के एलिमेंट है और उसमें एलिमेंट डाल दिया जाए, एक लैटिस है जिसमें 14th ग्रुप के एलिमेंट है, उसमें कौन डाल दिया जाए? 15th ग्रुप के डाल दिए जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। मान लीजिए इनके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस लेटिस के हिसाब से तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, ज्यादा हो गया।
तो तब 14th एलिमेंट की एक लेटिस में 15th एलिमेंट को डाल दिया जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी वाले में क्या हो जाएगा, पी वाले में जैसे 15th वाले में 14th वाला डाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो उसको बोल देते हो आप पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर आपको जो अपना मैग्नेटिक नेचर है उसका ध्यान रखना है। मैग्नेटिक वाले में एक तो देखेंगे आप रेडियस रेशो, ठीक है, केटाइन बाय एनाइन को क्या बोलते हैं हम, रेडियस रेशो। अगर 0.155 से लेके 0.225 तक आप अगर देखते हैं, अगर ये रेडियस रेशो आती है तो वो क्या है, ट्रायंगुलर, आपको वो क्या मिलेगा वहां पे, मतलब वो ट्रायंगुलर आपको लेटिस मिलने वाली है, ठीक है। अगर 0.225 से 0.414 तक आप मिलते हैं तो वहां पे टेट्राहेड्रल आपको मिलेगा, और 0.414 से 0.732 तो ऑक्टाहेड्रल, और 0 इससे भी ऊपर है मतलब तो क्यूबिक, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है, मतलब ये वॉइड में भी तो आपने देखे ना वॉइड जो बनते हैं, तो सबसे कम वाला क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर जिसमें 3 होता है, टेट्राहेड्रल वाले में क्या होता है 4 होता है। ये कितना 0.225 से 0.414, देखो इतने 4 आ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है ना। उससे आगे देखो ऑक्टाहेड्रल में कितना है, ये 7 आ रहा है ना, तो इससे पहले 6 और ये सब कुछ तो होगा ही, तो वो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा। उससे जो भी ऊपर रहने वाला है वो किस में आ जाएगा, क्यूबिक में। क्या पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें आप क्या मैग्नेटिक एंटी फेरिक मैग्नेटिक होती है, आपसे क्या पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। पूछ लिया जाए ऐसा सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलते हो, तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। कौन कौन होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, जानना आप उनको बोलते हैं कि ये कैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और जो रिपेल करता है बच्चों, जो मैग्नेटिक में क्या करता है अपने आप को रिपेल करता है, वीकली रिपेल्ड होता है, उसको आप क्या बोल देते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देते हो। जैसे पानी है NaCl है, बेंजीन है, तो आप इनको देते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देते हो। फेरो में क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड था, फेरोमैग्नेटिक क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जिसमें क्या है कुछ सब्सटेंसेस हैं याद रखने हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, गैडोनियम हो गया, CrO2 क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल दे रखा है GD है, वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक है, कैसा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही होता है, ठीक है। एंटी मैग्नेटिज्म, जो कि आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, ये क्या है, ये आपको MnO, इनका नहीं होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, किधर मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर, तो डोमेन एक उल्टा मिलेगा, ऑल ओवर कैंसिल आउट हो जाते हैं, पर ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। MnO फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको याद रखना है, जैसे ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है Fe3O4 का, ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल दे रखा है MgFe2O4, ये कैसे होते हैं, ये फेरी मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि दीज सब्सटेंस आल्सो लूज मैग्नेटिक है ना, जो मैग्नेटिक है, तो ये क्या है, लूज कर देते हैं ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, और कैसे हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं।